अरे बाप रे, इतनी गर्मी में तो मेरी हालत खराब हो जाएगी। कितना पसीना चू रहा है। हाँ, यहाँ पर ठीक है। अरे बाप रे, यहाँ तो बहुत ठंड है। यहाँ तो मेरी बर्फ जम जाएगी। इससे अच्छा तो वही था। अरे बाप रे, यहाँ तो बहुत भयानक गर्मी लगने लगी। ये कहानी एक ऐसे श्रापित गांव की है जो गांव आधा आधा बटा हुआ था। आधे भाग में बहुत भयंकर ठंड पड़ा करती थी और दूसरे हिस्से में हर वक्त इतनी गर्मी पड़ा करती थी कि लोग बेहाल हो रहे थे। अरे कोई बचा लो रे भैया, अरे कोई बचा लो वरना हम स्वर्ग सिधार जाएंगे। तभी उस गांव में रहने वाले आदित्य ने उसे देखा और भागकर उनके पास आया। अरे चाचा, क्या हुआ? कहाँ भाग रहे हो? अरे बेटा, मैं इस गांव में रिश्तेदारी में आया था, लेकिन जब से आया हूँ परेशान हो गया हूँ। इधर आता हूँ तो गर्मी, उधर जाता हूँ तो ठंडी। इतने में आदित्य को दूर कहीं पेड़ के पीछे एक लड़की दिखाई दी। आदित्य बिना कुछ बोले वहाँ से भाग गया। अरे बेटा सुनो तो, अरे कहाँ भाग रहे हो? अरे कोई तो मेरी मदद करो। इतना बोलकर गजोधर चाचा गांव की दूसरी तरफ भाग गए। वहीं दूसरी तरफ आदित्य भागकर पेड़ के पीछे गया तो एक लड़की उसका इंतजार कर रही थी। वो ठंड की वजह से कांप रही थी। आदित्य भी वहां पहुंचकर कांपने लगा। अरे बाप रे, इस तरफ तो कितनी ठंड है शालू। आदित्य, तुम्हारे बदन से तो पसीना टपक रहा है, फिर क्यों कांप रहे हो? यार शालू, तुम सब कुछ जानती हो, फिर भी अनजान बनने की कोशिश कर रही हो। तभी गजोधर चाचा भागते हुए उन दोनों के पास पहुंच गए और उन्हें देख लिया। अरे शालू बिटिया, क्या तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है? मामा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? घर में बैठिए, बाहर बहुत ठंड है। तुम मेरी बात को दबाने की कोशिश कर रही हो शालू। मेरे बाल ऐसे ही सफेद नहीं हुए। मैं अभी जाकर अपनी बहन को सब बताता हूँ कि तुम्हारी बेटी जवान हो चुकी है, उसकी जल्दी शादी कर दो। इतना बोलकर गजोधर वहाँ से भाग गया। इधर शालू और आदित्य दोनों परेशान हो गए। शालू, ये तुम्हारे मामा हैं? हाँ, मेरे मामा कुछ दिनों के लिए यहाँ रहने के लिए आए हैं, लेकिन जब से आए हैं तब से परेशान हैं। पर तुम तो मेरे मामा से ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे हो। अरे यार, परेशान होने वाली बात ही है। अभी तुम्हारे मामा जाकर तुम्हारी माँ को सब कुछ बता देंगे हम दोनों के बारे में। बता देंगे तो अच्छा ही होगा, क्योंकि तुम तो हमारी शादी की बात हमारे घर में करोगे नहीं। कम से कम इसी बहाने हमारी शादी की बात तो हो जाएगी। अगर तुम्हारे घर वाले शादी के लिए नहीं माने तो? कितना नेगेटिव सोचते हो। खैर, अभी मैं जा रही हूँ, देखती हूँ घर में क्या बात चल रही है। शालू वहाँ से चली गई। आदित्य भी वहाँ से ठंड की वजह से कांपते हुए अपने गाँव वापस लौटा, लेकिन वहाँ पहुंचकर आदित्य फिर से पसीने से तरबतर हो गया। वो जैसे ही अपने गांव पहुंचा तो देखा चाय की टपरी पर बहुत सारे लड़के और आदमी परेशान बैठे थे। आदित्य, तुम जैसे लौंडों का ठीक है। गर्मी लगी तो कूद के गांव के उस तरफ, और वहां ठंडी लगी तो कूद के इस तरफ। अरे हम जैसे बुजुर्गों का क्या, इस गांव में कब तक ये श्राप रहेगा? अरे चाचा, क्या बताऊं, मैं खुद इसी वजह से बहुत परेशान हूँ। उस गांव का रहस्य किसी को पता नहीं था। पूरा गांव परेशान था। खैर, अगले दिन आदित्य के घर शालू के माता पिता और उसके मामा आ टपके। दीदी, यही है वो लड़का। शालू के मामा से गुस्से में ये अल्फाज सुनकर आदित्य और उसके माँ बाप हैरान हो गए। अरे क्या हुआ बहन जी, क्या किया हमारे आदित्य ने? अरे दीदी, जीजा, जल्दी से बात करो, यहाँ तो बहुत गर्मी लग रही है। हाँ भैया, बस 2 मिनट। बहन जी, भाई साहब, आपका लड़का और हमारी लड़की एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। हम सब एक ही गांव के हैं। हमें तो आदित्य पसंद है। अगर आपको हमारी बिटिया पसंद हो तो आगे की तैयारी शुरू कर देते हैं। अरे हमें भी शालू बिटिया बहुत पसंद है। तो इस तरह दोनों परिवारों की रजामंदी से आदित्य और शालू की शादी हो गई। दोनों का प्यार सफल हो गया था। इस वजह से दोनों बहुत खुश थे। लेकिन सुहाग रात पर, आदित्य, तुम्हारे घर में पंखा चल रहा है फिर भी इतनी गर्मी लग रही है। मैं तो सांस भी नहीं ले पा रही हूँ। ऐसा लग रहा है मैं आग की भट्टी में बैठ गई हूँ। मैं यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकती। शालू, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? हे भगवान, मुझसे तो अब कुछ बोला भी नहीं जा रहा। मैं यहाँ 1 मिनट नहीं रुक सकती। मैं जा रही हूँ अपने घर। शालू शादी के जोड़े में ही उतनी रात को भागते हुए अपने घर पहुँच गई। उसके सास ससुर हैरान हो गए। आदित्य, बहू इतनी रात को कहाँ चली गई? माँ, वो कह रही थी उसे गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही। तो तू यहाँ पर खड़ा खड़ा क्या कर रहा है? जल्दी से जा और बहू को लेकर आ, वरना गांव वाले क्या सोचेंगे। हाँ, मैं जाता हूँ। आदित्य भागते हुए शालू के पीछे पीछे गया, लेकिन तब तक शालू अपने घर के बाहर तक पहुंच चुकी थी। वहां पहुंचते ही शालू और आदित्य दोनों ठंड की वजह से कांपने लगे। बच गई आज तो मैं।
शालू, ये क्या बदतमीजी है। अच्छा हुआ गांव में किसी ने नहीं देखा, वरना लोग क्या सोचते हैं। देखो, मेरी जान से बढ़कर कुछ भी नहीं है और मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। मैं वहाँ पर थोड़ी देर और रुक जाती ना तो मैं जलकर राख हो जाती। तुम अभी घर जाओ, कल इस बारे में बात करेंगे। आदित्य वापस अपने घर आ गया और अपने माँ बाप को सारी बात बता दी। आदित्य के परिवार ने शालू को खूब समझाया, लेकिन वो मानी ही नहीं। फिर शालू आदित्य को अकेले में लेकर गई। देखो आदित्य, मैं गांव के उस हिस्से में नहीं रह सकती जहाँ पर इतनी गर्मी पड़ती है। ऐसा करो, तुम घर जमाई बन जाओ। तुम पागल हो गई हो क्या शालू? जब एक लड़की लड़के के घर में पूरी जिंदगी बिता सकती है तो लड़का क्यों नहीं। खैर, आदित्य अपने परिवार को लेकर वापस अपने घर आ गया और घर जमाई बनने वाली बात उसने अपने माँ बाप को बताई। अरे बेटा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हम सब एक ही गांव में तो रहते हैं। दिन में तू काम पर चला जाता है, शाम को अपनी ससुराल चले जाना। इस तरह आदित्य अब शालू का घर जमाई बनने के लिए तैयार हो गया और वो अपना सारा सामान लेकर उसके घर पहुंच गया। सुहाग रात के समय आदित्य को बहुत जोरों की ठंड लगने लगी। उसके हाथ पैर अकड़ने लगे। हे भगवान, मुझसे बोला भी नहीं जा रहा, मेरे जबड़े अकड़ गए हैं शालू। मैं ज्यादा देर यहाँ नहीं रुक सकता, वरना इस दुनिया से विदा हो जाऊंगा। मैं जा रहा हूँ अपने घर। अरे रुको तो आदित्य, अरे कहाँ जा रहे हो? हमारी शादी के 2 दिन हो गए लेकिन अभी तक सुहाग रात नहीं हुई। अरे जिंदा रहूंगा तो सुहाग रात होगी ना। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। इतना कहकर आदित्य वहाँ से तुरंत भागकर अपने घर वापस आ गया। तो इस तरह दोनों की शादी तो हो गई थी, लेकिन वो एक साथ रह नहीं पा रहे थे। अगले दिन आदित्य अपने पूरे परिवार के साथ शालू के घर गया। आदित्य को इस घर में ठंड लगती है और शालू को आपके घर में गर्मी लगती है। ऐसे तो ये दोनों कभी साथ ही नहीं रह पाएंगे। अरे ये लोग तो क्या, मैं खुद इस गांव में नहीं रह पा रहा हूँ। इस गांव में ऐसा है क्या? भाई साहब, हमारे गांव में किसी को ये नहीं पता कि ये सब क्यों हो रहा है। बस हमें हमारे पूर्वजों ने इतना बताया है कि ये गांव शापित है। अरे तो पहले बताना चाहिए था ना। कल ही हम बनारस वाले बाबा जी को बुलाते हैं। अगले ही दिन शालू के मामा ने बनारस वाले संत महात्मा को बुला लिया। उन्हें भी गांव को देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। मुझे एक बार ये पूरा गांव अच्छे से देखना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं कुछ बता सकता हूँ। आदित्य, शालू और उसके मामा ने मिलकर महात्मा को पूरे गांव में घुमाया। गांव घूमने के बाद वो लोग जब गांव की सब्जी मंडी से गुजर रहे थे, तभी संत ने उन्हें रोक लिया। यही कुछ गड़बड़ है बेटा, जल्दी से पूरे गांव को इकट्ठा करो। आदित्य ने थोड़ी ही देर में पूरे गांव को वहां इकट्ठा कर लिया। गांव वालों, तुम्हारा गांव शापित है। यहाँ पर ये मंडी लगी हुई है ना, यहाँ पर बहुत समय पहले एक बहुत बड़ा तालाब हुआ करता था। मैं सही कह रहा हूँ या नहीं? धन्य हो महाराज, आप तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरे दादाजी के जमाने में यहाँ पर एक बहुत बड़ा तालाब हुआ करता था, फिर पता नहीं वो कैसे गायब हो गया। वो तालाब हजारों साल पुराना था। उस तालाब में बहुत सारी रंग बिरंगी मछलियां भी थीं। फिर तुम्हारे गांव वालों ने अपने लालच के लिए उस तालाब के ऊपर मिट्टी डालकर सब्जी मंडी बना डाली। एक लालच की वजह से सारी मछलियां तड़पती रहीं, लेकिन तुम लोगों को तरस नहीं आया। फिर उसमें से जो मछली सबसे बड़ी थी, उसने गांव वालों को श्राप दिया। गांव वालों, जिस तरह मैं और मेरा परिवार तड़प रहे हैं, वैसे ही तुम्हारा गांव आने वाली पीढ़ियों तक तड़पता रहेगा। गांव के एक हिस्से में इतनी ठंड रहेगी कि तुम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, वहीं दूसरी तरफ इतनी गर्मी रहेगी कि वो भी बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। पूरी जिंदगी इधर से उधर भागते रहोगे और हमारी तरह ही तड़पते रहोगे। न मर पाओगे न ढंग से जी पाओगे। बाबा, हम अपने पूर्वजों की गलतियों की क्षमा मांगते हैं। क्या इसका कोई उपाय नहीं है? इसका उपाय बस यही है कि पूरी सब्जी मंडी को हटाकर एक बहुत बड़ा तालाब फिर से बनवाया जाए। उसके बाद आसपास गंदे तालाबों में जो मछलियां तैर रही हैं, उन्हें सुरक्षित यहाँ लाना होगा और हर दिन उन्हें खाना पीना खिलाना होगा। 1 महीने तक हर दिन हवन कराना होगा और हर दिन सभी गांव वालों को एक साथ उन मछलियों के लिए क्षमा याचना करनी पड़ेगी। इसके बाद ये श्राप हट सकता है। मैं पूरी कोशिश करूंगा। तालाब बन जाए तो बता देना, मैं हवन करने आ जाऊंगा। गांव वालों ने किसी तरह उस सब्जी मंडी को वहां से हटवाकर दूसरी जगह लगवाया और उसकी जगह एक बहुत बड़ा तालाब खुदवा दिया। फिर आसपास जो भी गंदे तालाबों में मछलियां थी, उन्हें उठाकर ले आए और उनकी खूब सेवा की। संत महात्मा ने बहुत बड़ा हवन भी किया
पूरे गांव ने मिलकर सभी मछलियों से माफी भी मांगी। हर दिन पूरा गांव यही करता था। 1 महीने बाद वो गांव श्राप से मुक्त हो गया। वहां पर भी अब हर जगह की तरह मौसम साधारण होने लगा। अब शालू आदित्य के घर खुशी खुशी रहने लगी और फाइनली उनकी सुहागरात भी हुई। सुमित्रा एक अमीर और घमंडी महिला थी। अपनी बेटी रागिनी की शादी एक गरीब लड़के मोहन से देखकर वो बहुत नाखुश थी। गाड़ी से मिठाई और गर्म कपड़े रखो, मैं देखती हूँ कि मेरी बेटी उस गरीब खाने में कैसे रह रही है। जी मालकिन। सुमित्रा ने अपनी बेटी रागिनी को फोन करके अपने आने की खबर दे दी। रागिनी बहुत खुश हुई और अपनी माँ के स्वागत की तैयारियों में लग गई। बड़ी मुश्किल से आज मेरी माँ मेरी ससुराल आने वाली है, समझ में नहीं आता उनके लिए क्या बनाऊं। ठंड के मौसम में रागिनी रसोई घर में खड़ी होकर अपनी माँ का इंतजार कर रही थी और सोच रही थी कि उनके लिए खाने में क्या बनाया जाए। तभी अचानक घर की डोरबेल बजी। लगता है माँ आ गई, पर अभी तक तो मैंने कुछ बनाया ही नहीं। हर बार की तरह वो मुझ पर गुस्सा करने लगेगी। तभी रागिनी ने देखा कि उसकी सास दरवाजा खोलने जा रही थी। रागिनी भागकर बाहर आ गई। अरे सासू माँ, आप बाहर क्यों आ गई? मैं दरवाजा खोलने ही वाली थी। इतनी ठंड में आप बाहर ना निकलिए, जाकर ससुर जी की सेवा कीजिए। उन्हें खांसी आ रही है ना, उनका ख्याल रखिए, मैं दरवाजा खोलती हूँ। अरे बहू, तू तो मुझे बिल्कुल भी काम नहीं करने देती। मुझे लगा समधिन जी आई होंगी तो मैं ही दरवाजा खोल दूं। जब एक समधन दूसरी समधन का स्वागत करेगी तो अच्छा रहेगा ना। अगर ऐसी बात है तो हम दोनों साथ में मिलकर दरवाजा खोलते हैं। रागिनी और उसकी सास ने मिलकर दरवाजा खोला, लेकिन बाहर रागिनी की माँ नहीं बल्कि उसका पति मोहन था। उसने हाथों में कुछ थैले ले रखे थे जिसमें कुछ सब्जियां और खाने पीने का सामान भी था। रागिनी, कितनी देर लगा दी तुमने दरवाजा खोलने में? अरे हमारा घर 1 कमरे का है, इतना बड़ा घर तो है नहीं कि तुम्हें एक कमरे से दूसरे कमरे में आने में 1 घंटे लग गए। अरे मैंने सोचा कि बाहर माँ होंगी, इसलिए मैं और सासू माँ कुछ बातें कर रहे थे। अब अच्छा ठीक है। अब यहीं खड़ी रहोगी तो सासू माँ आ जाएगी और उनके स्वागत की हम तैयारी भी कुछ नहीं कर पाएंगे। ये लो, इसमें मैंने कुछ हरी सब्जियां और गजोधर काका से कुछ चने लेकर आया हूँ। तुम चने की सब्जी और गर्मा गर्म पूरियां बनाना। इस ठंडे के मौसम में पूरी और चने की सब्जी खाकर सासू माँ को बहुत अच्छा लगेगा। आपने तो मेरी सारी समस्या ही खत्म कर दी। मैं कब से यही सोच रही थी कि मैं माँ के लिए क्या बनाऊं। अब आप जल्दी से आ जाइए। सासू माँ, आप पिताजी के पास रहिए। हाँ बेटा, मैं जाती हूँ। जब समधन जी आ जाए तो मुझे बता देना। इतना कहकर रागिनी की सास अंदर चली गई, लेकिन रागिनी का ससुराल हद से ज्यादा करीब था। रागिनी, आज मुझे पहली बार ऐसा महसूस हो रहा है कि मैंने तुमसे शादी करके गलत किया। तुम कहाँ इतनी अमीर घर की लड़की और मैं ठहरा एक गरीब घर का लड़का। हम दोनों की मुलाकात तुम्हारे घर में हुई थी। मैं तुम्हारे घर वायरिंग का काम करने गया था, वहीं हम दोनों को आपस में प्यार हो गया। देखो, प्यार में अमीरी गरीबी नहीं देखा जाता। मेरी माँ फाइनली यहाँ आ रही है, इसका मतलब ये है कि उनका गुस्सा अब शांत हो गया है। इसी वजह से तो वो आ रही हैं। चलिए जल्दी से माँ के आने की तैयारी करते हैं। आप तब तक हाथ मुंह धोकर कुछ बैठने के लिए बिछा दीजिए। रागिनी ने जल्दी जल्दी खाना बनाया। बाहर कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। रागिनी, जिसने कभी किचन का दरवाजा तक नहीं देखा था, वो मिट्टी के चूल्हे में अपने मुंह से हवा फूंक फूंक कर खाना बना रही थी। ये सब प्यार की ताकत थी। खैर, खाना बनकर जैसे ही तैयार हुआ वैसे ही रागिनी की माँ आ गई। उसकी माँ की आंखें गुस्से में लग रही थी। घर के अंदर घुसते ही वो घर को चारों तरफ देखने लगी। अरे माँ, आप इधर उधर क्या देख रही हो? बैठिए, मैंने आपके लिए बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाया है। अरे आइए आइए समधन जी, आइए। आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? मुझे भला क्या तकलीफ होगी? आप लोग अपने आप को देखो, लगता है पैदा ही तकलीफें लेकर हुए थे। अरे आइए आइए समधन जी, चलो, ऊपर वाले का शुक्र है कि आप यहाँ हमारे घर तो पधारी। अरे आ तो गई हूँ, और कितना आ जाऊं? घर के अंदर घुसते ही तुम्हारा घर खत्म हो जाता है। माँ जी, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन हमारे बीच प्यार बहुत है। अरे रागिनी, इधर उधर की बातें छोड़ो, जल्दी से माँ जी के लिए खाना लगाओ। माँ जी, आप यहाँ बैठ जाइए। अम्मा, पिताजी, आप लोग भी बैठ जाओ, सब साथ में मिलकर खाना खाते हैं। रागिनी की अमीर माँ ने नीचे की तरफ देखा तो जमीन कच्ची थी और वहां पर मोहन ने बोरा बिछा रखा था, जिस पर वो बैठने के लिए कह रहा था। तुम लोग मुझे यहाँ पर बिठाओगे? तुम लोग को पता है ना, मैं जब भी बैठी हूँ मखमल पर ही बैठी हूँ, जमीन तो मुझसे छूती तक नहीं। माँ, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? इस दुनिया में गरीब अमीर हर तरीके के लोग रहते हैं, तो क्या हम हर किसी का मजाक उड़ाएंगे? मैं तेरी जिद की वजह से मजबूर हो जाती हूँ। तेरी जिद की वजह से ही मैंने तेरी मोहन के साथ शादी होने दी, वरना मैं तेरे लिए एक अरबपति राजकुमार ढूंढ कर लाती दुबई से। खैर, तू कहती है तो बैठ जाती हूँ बोरे पर।
रागिनी ने सभी को खाना दिया। सभी लोग बड़े ही चाव से खाना खाने लगे। खाना खाते हुए रागिनी की माँ ने फिर से ताने मारने शुरू कर दिए। क्यों रागिनी, शादी से पहले तो तू किचन की तरफ देखती तक नहीं थी। थोड़ा सा भी धुआं लग जाता था तो तेरी आंखों से आंसू निकलने लगते थे, पर अब क्या हुआ? अब तो तू मिट्टी के चूल्हे में खाना बना रही है। इसका मतलब तू मायके में नाटक करती थी? नहीं माँ, पहले मैं आलसी थी, ऐशो आराम की जिंदगी जी रही थी, इसलिए इन सब की आदत नहीं थी। पर मोहन के प्यार ने मुझे हर तरीके से जीना सिखा दिया है। अब मैं प्राइवेट जेट में भी सफर कर सकती हूँ और पंचर साइकिल पर भी। बातें बड़ी बड़ी करने लगी है तू, लेकिन जब पैसा नहीं होता ना तो ये बड़ी बड़ी बातें काम नहीं आती। खैर, मुझे क्या करना, मैं तो कल निकल जाऊंगी इन भिखमंगों के यहाँ से। रागिनी के सास ससुर ने उसकी ये बात सुन ली, लेकिन इग्नोर कर दिया। खाना पीना खाने के बाद जब सोने की बारी आई तब उसके ससुर ने अपनी बीवी से कहा, अरे हमारे यहाँ तो ना ढंग का बिस्तर है और ना ही ढंग का ओढ़ने के लिए है। और समधन जी इतनी ठंडी के मौसम में आ गई। ऐसा करते हैं, हम लोग जमीन पर सो जाते हैं और उन्हें इस तखत पर सुला देते हैं। तभी उनके पास रागिनी और मोहन आ गए। अरे सासू माँ, ससुर जी, आप लोग ये कैसी बातें कर रहे हैं? हमारे होते हुए आप जमीन पर लेटेंगे? आप लोग चिंता मत कीजिए, आप लोग यहीं आराम से सोइए। मैंने हमारे कमरे में माँ के लिए बिस्तर लगा दिया है, मैं और मोहन जमीन पर सो जाएंगे। रात में सभी लोग सो गए। सुमित्रा खर्राटे मारकर सोने लगी। मोहन के पास ओढ़ने या बिछाने के लिए कुछ बचा ही नहीं था, इसलिए ठंड की वजह से उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी उसने देखा कि उसकी सास सुमित्रा ठंड की वजह से कांप रही है। सासू माँ तो ठंड की वजह से कांप रही है, अब क्या करूं मैं? हमारे पास तो रजाई भी नहीं है। तभी मोहन की नजर पास में रखे बोरों की तरफ गई। हाँ, ये सही रहेगा। माँ जी के ऊपर बोरे डाल देता हूँ, जिससे उन्हें गर्मी मिलेगी। मोहन ने वैसा ही किया। उसने अपनी सास के ऊपर ढेर सारे बोरे डाल दिए, जिससे उसे अब ठंड लगनी बंद हो गई। सुबह जब वो सोकर उठी तो खुद के ऊपर बोरे देखकर हंगामा करने लगी। क्या यही तुम्हारे पास देने के लिए बचा है? ये क्या बेहुदगी है? मेरे ऊपर ये गंदे बोरे किसने डाले? माँ जी, रात में आप ठंड की वजह से कांप रही थी और हमारे पास कुछ और था नहीं, तो यही डाल दिया। तुम जाहिलों से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? खैर, ससुराल वाले बहुत सीधे थे। वो सुमित्रा की बातों का बुरा नहीं मानते थे। रागिनी ने सबके लिए गर्मा गर्म चाय नाश्ता बनाया। अगली रात कुछ ऐसा हुआ जिससे सुमित्रा के सोचने का ढंग ही बदल गया। रात में सुमित्रा किसी तरह बोरों के बीच सोने की कोशिश कर रही थी, जब अचानक गांव में आग लगने की आवाजें आने लगी। अरे बचाओ, आग लगी है, बचाओ, आग लगी है। आग की लपटें तेजी से गांव के छोटे छोटे घरों को अपनी चपेट में ले रही थी। सब लोग मदद के लिए बाहर भागे। मोहन का परिवार भी आग बुझाने में जुट गया। बहू, तू पीछे हट जा, तू जल जाएगी। उधर सुमित्रा अपनी ठंडी रात की परेशानी को भूल कर आई। उसने देखा कि आग की लपटें उसकी गाड़ी तक पहुंच चुकी है। वो घबराकर गाड़ी के अंदर रखी अपनी महंगी चीजों को बचाने के लिए उस तरफ भागी। मेरा सामान, मेरी गाड़ी, कोई बचाओ। इसी अफरा तफरी में सुमित्रा का पैर फिसला और वो जलते हुए घर के पास गिर पड़ी। कोई बचाओ। मोहन ने सुमित्रा को जलते हुए घर के पास बेहोश पाया। मोहन ने अपनी जान की परवाह किए बिना सुमित्रा को खींचकर बाहर निकाला। उसकी माँ ने अपने इकलौते शॉल से सुमित्रा को ठंड से बचाने के लिए ढक दिया। जब सुमित्रा को होश आया तो उसने देखा कि मोहन का परिवार अपनी सारी चीजें खो चुका था। तुम लोगों ने अपना सब कुछ खो दिया, फिर भी मेरी जान बचाई। मैं कितनी स्वार्थी थी। अगले दिन सुमित्रा ने पूरे गांव वालों से माफी मांगी और वादा किया कि वो अपने पैसे का इस्तेमाल गांव की मदद करने में करेगी। उसने एक नया मकान बनवाने के लिए पैसा दिया और गांव में कंबल बांटने का इंतजाम किया। आज मुझे समझ में आया कि पैसा सब कुछ नहीं होता, इंसानियत ही सबसे बड़ी दौलत है। सुमित्रा हर हफ्ते गांव आती और मोहन के परिवार के साथ समय बिताती। उसने अपनी बेटी के फैसले की इज्जत करना सीखा और अपने घमंड को त्याग दिया। अहंकार सिर्फ दूरियां बढ़ाता है, लेकिन अपनापन दिलों को जोड़ता है।